हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है हम अपनी एसएससी जीके कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम जनरल साइंस में बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो मैं आपको स्टडी ऑफ पढ़ा चुकी हूँ, सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, डिस्कवरी होती है, वो पढ़ा चुकी हूँ। आज हम कवर करेंगे सेल ऑर्गेनल्स। तो देखो, सबसे पहले ये टेबल करते हैं जिसमें से ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो आपको पता है डेड सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? एंटोन वॉन लुइनहॉक ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। गोल्जी बॉडी जो हमारा एक सेल ऑर्गेनल होता है, उसकी डिस्कवरी की है कैमिलियो गोल्जी ने। हमारे जो लाइजोसोम्स होते हैं उसकी डिस्कवरी की है क्रिस्टियन डी डुवे ने। उसके बाद आते हैं हमारे राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स की डिस्कवरी किसने की है? जॉर्ज पैलाडे ने की है। हमारे जो वैक्यूल्स है, हमारे लिविंग सेल और हमारे वैक्यूल दोनों की डिस्कवरी किसने की है? एंटोन वॉन लुइनहॉक ने किया। और आपको पता है एंटोन वॉन लुइनहॉक को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बुलाते हैं। उसके बाद आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की है एल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने। प्लास्टिड की डिस्कवरी की है अर्नेस्ट हैकेल ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी की है केथ आर पोर्टर, एल्बर्ट क्लॉडे एंड अर्नेस्ट फुलम ने। तो ये डिस्कवरी टेबल आपको याद रखना है। उसके बाद है ना, हमारे सेल ऑर्गेनल से बहुत बार उनके निकनेम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बुलाते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल बुलाते हैं। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज बुलाते हैं। और लाइसोसोम को हम डाइजेस्टिव बैग या फिर सुसाइडल बैग्स बुलाते हैं। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्रोटीन फैक्ट्री किस सेल ऑर्गेनल को कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। डाइजेस्टिव बैग या फिर सुसाइड बैग किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। अब आपको पता है सेल जो होती है हमारी कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। सेल के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? साइटोप्लाज्म दिखाई देगा, प्रोटोप्लाज्म दिखाई देगा, और उस प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स आपके तैर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल। ठीक है, और बीच में आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले हम किसको देखेंगे? न्यूक्लियस को ही देखेंगे। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर आप न्यूक्लियस के अंदर देखोगे तो वहां पर आपको क्या दिखाई देता है? क्रोमैटिन दिखाई देता है। क्रोमैटिन का जो नाम है वो किसने दिया है? फ्लेमिंग ने दिया है। अगर आप अपने न्यूक्लियस को देखते हो तो न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है, जो किससे मिलके बना होता है? दो लेयर से मिलके बना होता है। यानी कि न्यूक्लियस के बाहर दो लेयर प्रेजेंट होती है और उनके बीच में क्या भरा रहता है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट होता है, जहां पर एक पेरी न्यूक्लियर फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, ये क्या काम करता है? बैरियर का रोल प्ले करता है। यानी कि किसी भी चीज को जो न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं करनी चाहिए उसको रोकता है। साइटोप्लाज्म से कोई भी चीज न्यूक्लियस के अंदर बिना चेक के ना चली जाए, या फिर कोई भी चीज न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में बिना चेक के ना चली जाए। ठीक है, अब हमारी जो न्यूक्लियर एनवेलप की आउटर मेम्ब्रेन है, देखो इसकी बाहर दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसको देखो, ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्रोमेटिन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आपको दो लेयर दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इन लेयर्स में ना आपको छेद दिखाई दे रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों लेयर मिलके क्या बनाती है? न्यूक्लियर एनवेलप बनाती है। तो हमारी जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, उसके साथ कंटिन्यूअसली आपको क्या दिखाई दे रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको उसके साथ दिखाई दे रहा है। अब ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, ये बैरियर का रोल प्ले करता है। आपकी जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर एनवेलप की, वो कंटिन्यूअस रहती है किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या अटैच्ड है? छोटे छोटे राइबोसोम्स अटैच्ड है। ये देखिए, आपको यहाँ पर छोटे छोटे गोले 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 दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, जिनको हम क्या बोलते हैं फिर? इसलिए क्या कहलाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। अब जो आपकी न्यूक्लियर एनवेलप है, मैंने क्या बताया, यहाँ पर आपको छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे, इसलिए और इनको हम क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियर पोर बुलाते हैं। अब ये न्यूक्लियर पोर किस लिए प्रेजेंट है? देखो,
बहुत सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म से अंदर जानी होती है जो न्यूक्लियस में रिक्वायर्ड होंगी, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, तो उनके ट्रांसपोर्ट के लिए ये पोर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब हमारा जो क्रोमैटिन है, मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने न्यूक्लियस को देख रहे हो उसके अंदर आपको क्रोमैटिन दिखाई देगा। तो क्रोमैटिन किससे मिलके बना होता है? डीएनए से मिलके बना होता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, प्लस यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता है ह्यूमन सेल के अंदर है ना 2 मीटर से भी लंबा हमारा डीएनए होता है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी तो 2 मीटर लंबी नहीं है। तो हमारा जो डीएनए है वो किसके अराउंड रैप्ड रहता है? हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप्ड रहता है, प्लस यहाँ पे कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। अब सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, ये जो हमारा क्रोमैटिन है ये क्या बन जाता है? क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्रोमैटिन किससे मिलकर बना होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी यहाँ पर कुछ प्रेजेंट हो सकता है। और हमारा क्रोमैटिन सेल डिवीजन के दौरान क्या बन जाता है? क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। अब ये डीएनए का रोल क्या होता है? देखो, हमारी जितनी भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा डीएनए ही करता है। हमारे डीएनए के अंदर जो फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। और वो जीन क्या करता है? आपके पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर्स थे वो कैरेक्टर्स आपके अंदर लाने का काम करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके बाल जो है अपने पापा से मैच करते हैं, बहुत सारे लोगों की आंखें उनकी मम्मी से मैच करती है। तो वो किसकी वजह से मैच कर पाता है? वो सारा का सारा जो हेरिडिटरी ट्रांसफर हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? डीएनए की वजह से हुआ है, जीन्स की वजह से हुआ है। अब हमारे सेल के अंदर ये तो था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर 2 आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? पोर्स प्रेजेंट है, जो यहाँ से चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है। और हमारे न्यूक्लियस के जस्ट बाहर ही क्या प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे हमारे सेल ऑर्गेनल्स की, और सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो जिसको हम बहुत बार एग्जाम में क्या बोलते हैं? ईआर बोलते हैं। तो ईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो आपके साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलता है। आपका जो ईआर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है ल्यूमिनल जो ईआर के अंदर का पार्ट है, एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो साइटोप्लाज्म का पार्ट है। तो आपने देखा आपके न्यूक्लियस के जस्ट बाहर ही क्या प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बहुत सारे आपको राइबोसोम्स नजर आएंगे उसको हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जहां पर आपको कोई राइबोसोम नहीं दिखाई देंगे उसको हम क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है आरईआर, एक होता है एसईआर। पहला होता है आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसे क्यों बुलाते हैं? जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना तो आपको है ना रफ अपीयरेंस देगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या अटैच्ड है? राइबोसोम्स अटैच्ड है। ठीक है, अब ये जो राइबोसोम्स अटैच है इनका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, सिक्रीशन करना। ठीक है, और मैंने आपको बताया आपके न्यूक्लियस के जस्ट बाहर जो पूरा का पूरा ईआर आपको दिखाई देता है, मेजरली उस पर क्या अटैच रहते हैं? राइबोसोम्स अटैच रहते हैं। तो आरईआर जो है वो कंटिन्यूअस रहता है हमारी न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ। उसके अलावा जो हमारा लाइसोसोम एक और सेल ऑर्गेनल है उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उनको सिंथेसाइज करने का काम भी कौन करता है? उनको मैन्युफैक्चर करने का काम भी कौन करता है? हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 फंक्शन है, एक तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है, प्लस जो हमारा लाइसोसोम है उसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनको बनाने का काम भी कौन करता है? हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। उसके बाद दूसरे टाइप का जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम एसईआर बुलाते हैं। अब इसके सरफेस पे कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, तो जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है? स्मूथ सरफेस दिखाई देता है, स्मूथ अपीयरेंस नजर आती है। ये क्या करने का काम करता है? आपके शरीर में जितने भी लिपिड्स है उनके सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। ठीक है, एनिमल सेल्स में जो हमारे लिपिड लाइक हॉर्मोन्स है उनको सिंथेसाइज करने का काम कौन करता है? हमारा एसईआर करता है। उसके अलावा आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर जो एक ऑर्गन है जिसका नाम है लिवर, वो क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। आप जितना भी अल्कोहल लेते हो, जितना भी ड्रग्स लेते हो, जितनी भी एक्स्ट्रा फालतू चीजें खाते हो, उन सबको डिटॉक्सिफाई करने का काम हमारी बॉडी में कौन करता है? लिवर करता है। और हमारे लिवर के अंदर है ना एसईआर प्रेजेंट होता है जो क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है।
तो आपको मालूम होना चाहिए कि एसईआर का काम क्या होता है, मेजरली लिपिड सिंथेसिस करना और उसके अलावा हमारे लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करना। उसके बाद आता है हमारा दूसरा सेल ऑर्गेनल जो है गोल्जी अपरेटस। अब जो गोल्जी अपरेटस है या फिर जिसको हम गोल्जी बॉडी भी बुलाते हैं, इसका नाम कैसे मिला? इसकी डिस्कवरी की कैमिलो गोल्जी ने। तो कैमिलो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की, इसलिए उनको ऑनर करने के लिए इसका नाम क्या रखा गया? गोल्जी अपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी रखा गया। अब हमारी जो गोल्जी बॉडी है इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं? फ्लैट डिस्क शेप सेक और सिस्टरने आपको नजर आते हैं जो एक दूसरे के ऊपर पैरेलली स्टैक्ड रहते हैं, यानी कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरीके से स्टैक्ड रहते हैं। अब इसके अंदर आपको दो फेस देखने को मिलेंगे, एक होता है कॉन्वेक्स सिस जिसको हम फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, दूसरा होता है कॉनकेव ट्रांस जिसको हम मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं। अब ये जो सिस और ट्रांस फेस है ये क्या करते हैं? एक दूसरे से बिल्कुल अलग है लेकिन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं। अब हमारी जो गोल्जी बॉडी है इसका मेजरली काम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जितने भी प्रोटीन्स बने, जितने भी लिपिड्स बने, उनको पैकेज करने का काम, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिन भी चीज़ों का सिंथेसिस हुआ वो उनको सिंथेसाइज करने के बाद किसके पास भेजता है? गोल्जी बॉडी के पास भेजता है। और गोल्जी बॉडी क्या करती है? उनको पैक करने का काम करती है, पैकेजिंग का काम करती है। अब हमारी गोल्जी के क्या क्या फंक्शन है? अब जो भी मटेरियल पैक होने वो पहले आके किसके साथ टकराते हैं? फॉर्मिंग फेज के साथ टकराते हैं और उसके बाद वो फॉर्मिंग फेज से कहाँ पहुंचते हैं? मैच्योरिंग फेज की तरफ पहुंच जाते हैं। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत ही क्लोज एसोसिएशन में प्रेजेंट होती है हमारी गोल्जी बॉडी, और इसका देखो एक रीजन भी है। अब जो भी कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा, उसने जो भी प्रोटीन बनाए, उसने जो भी लिपिड्स बनाए, वो सब पैक होने किसके पास? गोल्जी के पास। अब उनको पैक होना तो उन दोनों को अगर आसपास रहेंगे, अगर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एक दूसरे के आसपास रहेंगे तभी तो पैकिंग में हेल्प हो पाएगी, ठीक है। उसके अलावा हमारी जो गोल्जी बॉडी है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स को बनाने का काम करती है, ग्लाइकोलिपिड्स को सिंथेसाइज करने का काम करती है। अगर इनके पास सिंपल शुगर प्रेजेंट है उससे कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने का काम भी करती है कौन? हमारी गोल्जी बॉडी। उसके अलावा आपका जो एक सेल ऑर्गेनल है लाइसोसोम्स, लाइसोसोम को सिंथेसाइज करने का काम भी कौन करती है? हमारी गोल्जी बॉडी करती है। और हमारे जो लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है उनको बनाने का काम कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जो है लाइसोसोम्स। हमारे लाइसोसोम को हम डाइजेस्टिव बैग भी बुलाते हैं और सुसाइड बैग भी बुलाते हैं। अब ये किससे बनता है? गोल्जी बॉडीज के सिंथेसिस में हेल्प करती है, यानी कि हमारी सेल के अंदर अगर लाइसोसोम प्रेजेंट है तो लाइसोसोम को बनाने में हेल्प किसने की होगी? गोल्जी बॉडी ने की होगी। अब लाइसोसोम के अंदर है ना बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलेसिस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेटेस, और ये सारे के सारे एंजाइम किस पीएच पर काम करते हैं? एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। यानी कि अगर आप कभी भी लाइसोसोम को देख रहे हो तो उसके अंदर की कंडीशंस कैसी होती है? एसिडिक कंडीशन होती है, एसिडिक पीएच पर वो काम करता है। अब ये एंजाइम्स क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर जाते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाते हैं, लिपिड को डाइजेस्ट कर जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर जाते हैं। आपके सेल के अंदर अगर कोई भी बैक्टीरिया घुस गया, कोई भी वायरस घुस गया, उस सब को खा जाने का काम कौन करते हैं? हमारे लाइसोसोम्स करते हैं। अगर मेरी सेल के अंदर कोई भी टूटा फूटा पार्ट पड़ा हुआ है उसको खा जाने का काम कौन करते हैं? लाइसोसोम्स करते हैं। तो इनका काम क्या होता है? सेल की क्लियरिंग में हेल्प करते हैं, क्लीनिंग में हेल्प करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, इनको डाइजेस्टिव बैग क्यों बुलाते हैं? देखो जैसे कि इन्होंने खाए जा रहे हैं, उसके बाद क्या होता है? एकदम से ये ऑटोफेजी की प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर, यानी कि ये फट जाते हैं। अब ये फट गए ना, दूसरा कोई लाइसोसोम आएगा वो इसको भी खा जाएगा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग बोलते हैं, क्योंकि ये फट जाते हैं। और डाइजेस्टिव बैग बुलाते हैं क्योंकि ये खुद को भी खा जाते हैं, यानी कि जो लाइसोसोम का टूटा हुआ पार्ट है उसको दूसरा लाइसोसोम ही खा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जो है वैक्यूल। तो वैक्यूल जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, यानी कि इसके बाहर जो है एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इसकी जो आउटर कवरिंग है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसका एक स्पेशल नाम है टोनोप्लास्ट। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वैक्यूल की आउटर कवरिंग को हम क्या बुलाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए टोनोप्लास्ट बुलाते हैं। ये क्या करता है? अगर आपकी सेल के अंदर एक्स्ट्रा पानी है, सैप है, कोई भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसको जो आपके लिए कोई काम का नहीं है, उन सबको स्टोर करने का काम कौन करते हैं? हमारे वैक्यूल्स करते हैं।
प्लांट सेल के अंदर आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जो अराउंड 90% सेल को जिसने घेर रखा है वो क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। हमारा जो अमीबा होता है उसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में उसकी हेल्प करता है। ठीक है, अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, जो किसमें हेल्प करते हैं, उसकी फूड पार्टिकल के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वैक्यूल जो है प्लांट सेल में बहुत बड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, और एनिमल सेल के अंदर है ना छोटे छोटे वैक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं, स्मॉलर साइज के होते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल, जिसको हम क्या बुलाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बुलाते हैं। और आपने बहुत बार देखा होगा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल हम किसको बुलाते हैं, तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या कहलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। अब हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। जैसे आपके न्यूक्लियस के बाहर भी दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी दो लेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन है, वो ल्यूमन को किस में डिवाइड करती है, आउटर और इनर कंपार्टमेंट में डिवाइड करने का काम करती है। इसके इनर कंपार्टमेंट में क्या फील्ड है, मैट्रिक्स फील्ड है। इसकी इनर मेम्ब्रेन को अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज्यादा फोल्ड रहती है। ठीक है, ये देखो इसकी इनर मेम्ब्रेन जो है बहुत ज्यादा फोल्ड रहती है, और इन फोल्डिंग को हम क्या बुलाते हैं, क्रिस्टे बुलाते हैं। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या काम करती है, आपकी बॉडी के अंदर जितना भी आपने खाना खाया उसको रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, उसको रेस्पायर करने का काम, उससे एनर्जी बनाने का काम, तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर टेक प्लेस करता है आपकी बॉडी में, माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस करता है। और क्या बनता है, एटीपी बनती है। एटीपी क्या होती है, हमारे शरीर की जो एनर्जी करेंसी है उसको हम क्या बुलाते हैं, एटीपी बुलाते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारा जो शरीर है, मैं जो बोल के आपका ये लेक्चर ले पा रही हूँ, तो बोलने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी मेरे शरीर को किससे मिल रही है, एटीपी से मिल रही है। और वो एटीपी को बनाने का काम किसने किया है, माइटोकॉन्ड्रिया ने किया है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि ये रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में हुआ है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ है। इसको हम इसलिए क्या बोल रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। अब जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बाकी सेल ऑर्गेनल से बहुत अलग है। क्यों, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट है और खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसके पास खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है। इवन हम ऐसे मानते हैं कि पहले हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो प्रोकैरियोटिक सेल था, फिर वो यूकैरियोट सेल के अंदर ट्रैप हो गया, तो अब उसको हम क्या मानते हैं, सेल ऑर्गेनल मानने लगे हैं। तो एटीपी सिंथेसिस करना, पावर बनाना इसका काम है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये देखिए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको क्या दिखाई देगा, दो लेयर दिखाई देगी, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो बहुत ज्यादा फोल्डेड रहती है और क्या कहलाती है, क्रिस्टे कहलाती है। यहाँ पर आपको राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे, मैट्रिक्स फील्ड है यहाँ पर, और इन दो लेयर्स के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी प्रेजेंट है। उसके बाद आता है हमारे प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो है वो एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलते हैं, प्लांट सेल्स में देखने को मिलेगा, और आपके जो युगलिना होती हैं उसके अंदर देखने को मिलेगा। अब हमारे प्लास्टिड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे प्लास्टिड्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरे होते हैं क्रोमोप्लास्ट, और तीसरे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अब जो हमारे क्लोरोप्लास्ट है, आपको पता है हमारे जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी पत्तियों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट और कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है प्लांट्स की लीव्स के अंदर, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे क्रोमोप्लास्ट। इसको इसका नाम किस लिए मिला है, क्रोमो का मतलब होता है कलर। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट दिखाई देंगे, जैसे कि कैरोटीन, जेंथोफिल्स। तो आपने देखा होगा आपकी जो गाजर है वो क्या होती है, ऑरेंज कलर की होती है। किसकी वजह से होती है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कैरोटीन प्रेजेंट है। आपने देखा है जो आपका बीट रूट है वो इतना डार्क पर्पल कलर का होता है, उसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, एंथोसाइनिन प्रेजेंट है। ठीक है, आपकी सब्जियों के जो अलग अलग कलर्स है वो किसकी वजह से आते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे कलरलेस प्लास्टिड, जिनके अंदर कोई कलर्स प्रेजेंट नहीं है, उनको हम क्या बुलाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बुलाते हैं। अब इनका काम क्या है, स्टोर करना। अब हमारे ल्यूकोप्लास्ट जो है वो फर्दर तीन क्लासेस में डिवाइड रहते हैं। एक होते हैं अमाइलोप्लास्ट, जिनका काम है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना। तो आपका जो पोटैटो है उसके अंदर बहुत सारा स्टार्च प्रेजेंट है,
तो वो किसका एग्जाम्पल है, अमाइलोप्लास्ट का एग्जाम्पल है। फिर आते हैं हमारे इलियोप्लास्ट, ये क्या करते हैं, ऑयल और फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। फिर आते हैं हमारे एल्यूरोप्लास्ट, ये क्या करते हैं, प्रोटीन को स्टोर रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड हमारे 3 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइडेड है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट के भी फर्दर 3 टाइप है। अब ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट जो हमारे प्लांट्स की पत्तियों के अंदर प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के पास भी 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास थी, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और इसके पास भी अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट है, खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट है। यही 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी एग्जाम में यही पूछा जाता है कि प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के पास क्या होता है, खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, खुद के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और ये दोनों के दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल भी है। उसके बाद आते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे पत्तियों के जो मीजोफिल सेल्स है वहां पर प्रेजेंट है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। यहाँ पर आपको स्ट्रोमा दिखाई देगा। तो स्ट्रोमा का मतलब क्या है, आपके जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी स्पेस है वो क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा कहलाएगा। और आपको यहाँ पर है ना बहुत सारे फ्लैटेंड सैक दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड्स बुलाते हैं। ठीक है, थाइलाकॉइड्स का मतलब है आपके एक सैक के ऊपर एक 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 रखा हुआ है, इसको हम क्या बुला रहे हैं, थाइलाकॉइड बुला रहे हैं। ठीक है, अब हमारे जो थाइलाकॉइड्स है वो स्टैक्स में अरेंज रहता है, यानी कि जैसे कि सिक्के के ऊपर सिक्का रखा रहता है, सिक्के के ऊपर सिक्का रखा रहता है। ठीक है, और इनको हम क्या बुलाते हैं, ग्राना बुलाते हैं। अब जो क्लोरोफिल पिगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट है, जैसे किसके पास प्रेजेंट था, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास प्रेजेंट था। उसके बाद आते हैं हमारे राइबोसोम्स। तो आपने देखा था हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट थे, राइबोसोम्स प्रेजेंट थे। अब हमारे राइबोसोम्स किससे मिलके बने होते हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। किसने की थी इनकी डिस्कवरी, जॉर्ज पैलाडे ने की थी। कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं है, यानी कि इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और हमारे यूकैरियोटिक सेल के पास भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। अगर आप यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात कर रहे हो तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, 80S देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करोगे तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, 70S देखने को मिलेगा। ये S जो है ये क्या है, एक सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं। अब हमारे राइबोसोम का जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। आपके शरीर के अंदर सेल्स के अंदर जितना भी प्रोटीन बनता है उसको सिंथेसाइज करने का काम कौन करता है, हमारे राइबोसोम्स करते हैं। इसलिए इनको हम क्या बुलाते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बुलाते हैं। उसके बाद आता है सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल। तो जो सेंट्रियोल होते हैं वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। सेल डिवीजन के दौरान ये हमारी मदद कर रहे होते हैं, और यहाँ पर भी आपको कोई मेम्ब्रेन दिखाई नहीं देगी। राइबोसोम के पास भी कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, सेंट्रियोल के पास भी कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो जब आपके शरीर के अंदर सेल डिवीजन हो रही होती है तो स्पिंडल बनाने का काम करते हैं। ये देखिए, जब आपकी सेल डिवाइड हो रही होती है, मेटाफेज, एनाफेज, इस तरीके से, तो यहाँ पर जो आपको स्पिंडल दिखाई दे रहे हैं, ये स्पिंडल किसने बना रखे हैं, सेंट्रोसोम ने बना रखे हैं, सेंट्रियोल्स ने बना रखे होते हैं। तो सेल डिवीजन के दौरान ये हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। थैंक यू। आई होप सेल ऑर्गेनल्स में अब आपको कोई डाउट नहीं रह गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।